नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेइंग विद हिमांशु में। जैसे कि हम 10 साल के PYQ इतिहास के कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज से हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं और आज हम पॉलिटी में 2024 के PYQ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था निर्विरोध। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद के निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? तो परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन। तो नीचे दिए गए कोड के अनुसार हमको सही उत्तर तक पहुंचना है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 368 है, इसके अंदर क्या है कि ये किसी भी उपबंध में परिवर्धन और निरसन संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 368 यानी तीनों हो सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तीनों यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन के बारे में भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन मूल ढांचा से संबंधित मतलब संशोधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मूल ढांचे का सिद्धांत कहाँ से आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल से 1973 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है कि संसद धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला है कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। दूसरा कह रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु अस्वीकार नहीं कर सकती है। और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, यानी ये अनिवार्यता को दिखा रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो अगर हम इसमें जाएं तो जरा चौथे वाले हम नज़र डालें तो ये गलत है। कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के सुझाव के लिए लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो हमारा चौथा गलत हुआ, तो हमारा डी ऑप्शन कट गया। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन का सुझाव दे सकती है, किंतु उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। तो ये सही है। तो 3 जहाँ जहाँ सही है, देखिए 3 बी में है, 3 सी में, ए में नहीं है, तो इसको काट दीजिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी 2 अपने आप सही हो गया कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। तो हमको पता है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये सही है, क्योंकि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है और धन विधेयक केवल लोकसभा में और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो माफ करना, बीच बात अधूरी रह गई। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी सही हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि पूर्वोत्तर परिषद एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक निकाय है और इस परिषद का मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में है। ठीक है, और यह भारत सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
ठीक है। तो इसमें जो 2002 में संशोधन हुआ था, तो इसमें शामिल किए गए सदस्य हैं संगठक राज्य के राज्यपाल, संगठक राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य। ये सही है। चौथा हमारा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, 3, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। भारत के गृह मंत्री जो हैं वो पूर्वोत्तर परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं, लेकिन अधिनियम के अनुसार वे इसके घटक सदस्य नहीं हैं। ठीक है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। तो ये पदेन सदस्य हैं। ठीक है। इनके राष्ट्रपति या संशोधन द्वारा नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो गया? 1 और 2, 3, यानी ए ऑप्शन। अगला है हमारा कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? 1, 2, 3 और 4। तो ये प्रश्न फैक्ट ही है, हम लोगों को लगभग सबको पता भी है कि अभी तक 4 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। ये आंसर डी सही है। 4 परिसीमन कब कब गठित हुए हैं? 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। और अगला परिसीमन 2026 में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान में 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? ठीक है। तो हम जान ही रहे हैं इसमें कि कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है। ठीक है। इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ये हो गया। ठीक है। 71वें संशोधन द्वारा मैथिली जो है उसको 92वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। मैथिली के साथ बोडो थी, डोगरी थी और सांथाली थी। तो मैथिली 92वें संविधान संशोधन। अभी भाषा को लेके संशोधन हुए हैं। एक 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां हुआ, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। और 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। और मूल संविधान में की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी सी राजागोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। तो देखिए, ये प्रश्न ऐसे लगभग हर साल पूछ ही रहा है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला है कि भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये सही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना की थी। दूसरा है सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी 1934 में पटना में कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, और इसकी स्थापना राजगोपालाचारी ने नहीं की थी। ठीक है। इसमें जैसे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और ये हम प्रश्न पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड है ऑप्शन। तो ये वाला गलत हो गया दूसरा। तीसरा कह रहा है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, तो ये सही है। तो बाबू जगजीवन राम ने 2 फरवरी 1977 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और 5 फरवरी 1977 को अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव ने नहीं बनाई थी, बल्कि स्वतंत्र पार्टी जो इसका गठन किया था राजगोपालाचारी ने। ठीक है। और स्वतंत्र पार्टी जो थी वो 1959 से 74 तक अस्तित्व में थी और इसकी स्थापना राजगोपालाचारी ने की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, केवल 2 सही है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला कह रहा है नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दी गई हैं। दूसरा, आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। और तीसरा कह रहा है कि संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं।
तो ये हम पढ़ते रहते हैं, भागो सीधा क्वेश्चन है, फैक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई वो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। दूसरा कह रहा है अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। तीसरा कह रहा है अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक विषय है। और चौथा कह रहा है निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। देखिए ये प्रश्न बहुत आसान सा है, आप सोचिए कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय कैसे हो सकता है। जब एक राज्य दूसरे राज्य से कनेक्ट होगा तो ये राज्य सूची का विषय हो ही नहीं सकता। ठीक है। अगला कह रहा है कि अंतर्राज्यीय प्रवासन भी राज्य सूची का विषय है, ये भी नहीं, ये भी संघ सूची का विषय है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चौथा कह रहा है निगम का राज्य सूची के अधीन है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। ठीक है। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो हम लोग जान ही रहे हैं कि निजता के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। ठीक है। तो ये प्रश्न 2019 में भी मतलब पूछा जा चुका है, यानी पहले भी पूछा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि प्रारंभ में आई एक तदर्थ समिति थी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। और तीसरा कह रहा है यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन हो। अब देखिए ऑप्शन 2 पे जाइए, केवल बोल रहा है, केवल। जब केवल जैसे शब्द हो ना तो थोड़े एक्सट्रीम वर्ड है और इन पर विशेष ध्यान देना है, एक मिनट ठहरना है, सोचना है क्या ये सही है। तो आप सोचिए कि ये कैसे हो सकता है कि लोकसभा सदस्य की सिर्फ आचरण के बारे में लोकसभा सदस्य ही बोल सकता है और कोई नहीं। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कटेगा तो देखिए ये गया और ये गया, आंसर आ गया अपने आप सी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, सी है। और ये सवाल उस समय करंट अफेयर में चर्चा में था क्योंकि महुआ मोइत्रे थी, उनकी सदस्यता इसी समिति के उस पर गई थी। ठीक है, जो टीएमसी की सांसद थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। तो किसी सरकारी अधिकारी को किसी विशिष्ट कार्रवाई से प्रतिषेध करने के लिए, संसद या विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, चौथा है सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने के प्रतिषेध में। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोग जान ही रहे हैं, सीधा सीधा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने के लिए प्रतिषेध के बारे में करने के लिए है। और प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रोकना। ठीक है, तो उच्च न्यायालय क्या करता है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। ठीक। अगला कह रहा है कि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। तो ये सही बात है। ठीक है, जरूरी तो नहीं है। और पहला कह रहा है कि राज्यपाल, तो ये राज्यपाल नहीं करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों को जनजाति समुदाय या जनजाति समुदाय के भागों में निर्दिष्ट कर सकेगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत है क्योंकि राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 342। और दूसरा हमारा सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक। अगला है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये प्रश्न थोड़ा अजीब है, आयोग ने इसका आंसर तो सी माना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको हम कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। दूसरा है कि केंद्रीय यानी यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो देखिए दूसरा तो सीधा सीधा सही है। पहले वाले में ये होता है ना, प्रधानमंत्री जगह राष्ट्रपति होना चाहिए था, लेकिन अब आयोग ने आंसर इसका सी माना है। मतलब उनके अनुसार प्रधानमंत्री सही है, तो इसका आंसर सी हो गया। लेकिन ये प्रधानमंत्री जगह राष्ट्रपति होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेंगे। यानी राष्ट्रपति का नाम बोला है अनुच्छेद 112 में, लेकिन अब इसमें इन्होंने एक प्रधानमंत्री माना, तो इसका आंसर सी हो गया। आयोग के दृष्टिकोण से आंसर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथमता मत देने का की हकदार नहीं होगा। देखिए सीधा ये पहला कह रहा है कि वह पीठासीन नहीं होगा, सही बात है। जब उसी चल रहा है तो वो कैसे हो सकता है, तो वो नहीं होगा, ये सही है ऑप्शन। दूसरा कह रहा है उसे बोलने का अधिकार नहीं है, गलत है, क्योंकि वो उसे अपनी बात रखनी है, बोलने का अधिकार है। तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा हटाइए, ये चला गया, सीधे ये आ गया। अगर आपको तीसरा नहीं भी पता तब भी आंसर तक पहुंच गए आप। और तीसरा कह रहा है कि आप संकल्प में प्रथमता मत देने का हकदार नहीं, पहले वो मत देगा। क्यों? क्योंकि अब वो सदस्य है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष। अगर वो लोकसभा अध्यक्ष होता तब क्या होता था कि जब मत बराबर हो जाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, मता की बराबरी की स्थिति में मत देता है, लेकिन अंत में लेता है। लेकिन आप वो सदस्य के रूप में शामिल होगा तो उसको मत देने का अधिकार प्रथमता होगा। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। दूसरा कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। तीसरा कह रहा है कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी हो, लोकसभा के विघटन होने पर व्यपगत हो जाता है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है तीसरा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार राष्ट्रपति ने बोल दिया तो जब नई लोकसभा गठन होगा तो ये बैठक होगी। ठीक, ये व्यपगत नहीं होगा, मतलब ये बिल व्यपगत नहीं होगा। बाकी दोनों सही है। ठीक है, तो तीसरा देखिए यहाँ 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 नहीं है, लेकिन ये आंसर बी हो गया हमारा। ठीक है, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, लोकसभा में कोई भी लंबित विधेयक उसके विघटन पे अपने आप समाप्त हो जाता है, और लोकसभा में पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक भी समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कह रहा है कि सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने की कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। तीसरा कह रहा है लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर किया जाता है। ठीक, तो देखिए हमारा ऑप्शन 3 और 2 सही है, पहला हमारा गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। तो जैसे पहले में क्या गलत है कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है तो संसद के सदनों के सत्रावसान सहित सभी कार्रवाई और निर्णयों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी 2 सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सब लोग, धन्यवाद भाई, बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।